हेलो एवरीवन, आई एम गौरव और आप देख रहे हैं बीए ब्रिलियंट। आज की वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए, वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको पता है कि वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर 25 पार्ट्स, 470 आर्टिकल्स, सब आर्टिकल्स मिलाकर है 470 आर्टिकल्स एंड 12 स्केड्यूल्स हैं। तो ये इतना बड़ा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बड़ा है वर्ल्ड का। ठीक है, तो हम बोलते हैं वर्ल्ड्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मैंने एक सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक सेपरेट वीडियो बना रखे है, आप उसको चेक कर लेना कि किस किस कंट्री से हमने क्या क्या लिए थे इंपॉर्टेंट। तो मैं बताता हूँ, नॉर्मली ऐसे बता देता हूँ कि ब्रिटेन से लिए हमने, आयरलैंड से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, फ्रांस से, रसिया से, इन सब कंट्रीज से हमने क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज मिलाकर बनाया गया। और अंबेडकर जी ने काफ़ी गर्व से कहा था कि हमने सारी कंट्रीज़ का, जितने भी नेशन थे वर्ल्ड में, उनकी कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है और अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली हैं। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम से आप समझते हो, फीचर्स बता दो मैं फेडरल सिस्टम की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो। ठीक है, जिसमें डिवीज़न ऑफ पावर हो, जिसमें टू फॉर्म गवर्नमेंट हो, स्टेट और यूनियन जो है वो सब अलग अलग हो, और क्या हो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो, सोवरेन हो। तो ये फेडरल सिस्टम क्या हो, डिवीज़न ऑफ पावर। डिवीज़न ऑफ पावर कैसे, स्टेट और सेंटर में पावर डिवाइड हो, कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सुप्रीम हो, वही तो फेडरल सिस्टम होता है। हमारा इंडियन का फेडरल सिस्टम है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने बताया था कि ब्रिटेन से लिया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जिसमें राज्यसभा लोकसभा होते हैं, वो कंसेप्ट जो है, क्योंकि हमारे जो अंग्रेजों ने रूल कर रहा था उस टाइम पे भी लेजिस्लेचर था, तो उसमें भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती थी। तो उस कंसेप्ट को हमने ब्रिटिश से ले लिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही हमारे ऊपर रूल करा था। अच्छा लगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन में उनका ये, तो हमने वहाँ से ले लिया। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, मैंने बताया था कि 3 पिलर है हमारे इंडिया में। 3 पिलर है, जब पावर डिवाइड हुई थी तो 3 है, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से क्या है, सुप्रीम है, इंडिपेंडेंट है। मतलब कि कोई एग्जीक्यूटिव या फिर कोई लेजिस्लेचर का कोई प्रेशर नहीं रहेगा इन जुडिशरी के ऊपर जस्टिस सुनाने में या कुछ करने में। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी जो है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो सुप्रीम मानी गई है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट है। तो अगर सपोज करो मेरा मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है और मैं सेटिस्फाई नहीं होता, तो मैं हाई कोर्ट को अपील कर सकता हूँ। हाई कोर्ट में भी सेटिस्फाई नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। तो इस तरह से बोल रहा है इंटीग्रेटेड। और इंटीग्रेटेड ऐसे भी बोला गया है कि हाँ, अगर लेजिस्लेचर, सपोज करो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, ठीक है, उसको जुडिशियल रिव्यू करने का पावर किसके पास है, जुडिशरी के पास है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और 136 में जुडिशियल रिव्यू के पास है, और हाई कोर्ट के पास है 226 और 227 में। ठीक है, ये कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये इंटीग्रेटेड, अगर कोई एग्जीक्यूटिव कोई अगर नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो वही पनिशमेंट जुडिशरी के पास है। इसलिए इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स। जो मैंने बताए थे कि फंडामेंटल राइट्स आप सभी को पता होगा, आर्टिकल 12 to 35 में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 12 to 35 में मेंशन है, जो कि पार्ट 3 में है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, दिया गया है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, किसी भी सिटीजन या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारी इसमें 6 हैं, पहले 7 थी, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 हमारी फंडामेंटल राइट्स है। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो 51A में दे रखे हैं। ठीक है, आर्टिकल 51A में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है। और बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, जहाँ राइट्स होती हैं, आपको पता है कि राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों पैरेलल रहती हैं। जहाँ राइट्स है, किसी सपोज करो मेरा राइट है कोई, तो मेरी एक ड्यूटी भी बनी है कि जो मेरा राइट है तो मेरे को एक ड्यूटी भी बना दी गई है। अब बात करते हैं सेकुलर स्टेट की। आपको पता है कि इंडिया जो है वो सेकुलर स्टेट है।
सेकुलर स्टेट है। कब हुआ था ये 42 अमेंडमेंट जब हुआ था 1976 में, तो प्रीएम्बल में ये वर्ड जोड़ा गया था सेकुलर। ठीक है, 3 वर्ड जोड़े गए थे, मैंने बताया था इसके प्रीएम्बल के वीडियो में, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। तो सेकुलर का मतलब होता है कि जहाँ कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन मेजॉरिटी के हिसाब से ऐसा ना हो कि उस रिलीजन की तरफदारी करी जाए। ठीक है, अब इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ये एक सेकुलर नेशन है। ठीक है, अब यहाँ मेजॉरिटी में कौन है? हिंदूज़ को ना रखकर और मुस्लिम को ना रखकर एक सेपरेट कर दिया कि सबका देश पर बराबर हक है। ये हो गया एक तरह से सेकुलर स्टेट। सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि एक नागरिकता, हमारा देश एक नागरिकता को मानता है। सपोज करो मैं किसी और कंट्री में चाहता हूँ और वहाँ की भी सिटीजनशिप ले लेता हूँ, तो मेरी ऑटोमेटिक यहाँ की सिटीजनशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अमेरिका में क्या है, जो उनकी खुद की स्टेट है ना, वहाँ की और यूएसए की अलग अलग सिटीजनशिप है, तो जिसे बोलते हैं डुअल सिटीजनशिप का। जैसे ब्रिटिश है, वहाँ का एक सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट है, वहाँ से हमने ये लिया है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये क्या होता है? इसमें राइट टू वोट होता है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ये पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसमें क्या था? राइट टू वोट जो होता है, आप सभी को पता है, मैं ऐसे बता देता हूँ। राइट टू वोट जो है वो 18 है। हम 18 साल के होने के बाद हम राइट टू वोट, हम वोट दे सकते हैं, अपनी सरकार चुन सकते हैं। ठीक है, हम वोट दे सकते हैं, इलेक्शन के लिए लायबल हैं। लेकिन पहले क्या थी? इसकी डेट थी 21 ईयर्स थी। अब 21 को घटा के क्या करती है? 18 ईयर्स करती है राइट टू वोट। ठीक है, अब ये 61st अमेंडमेंट में हुआ था, 61वें अमेंडमेंट में हुआ था राइट टू वोट की जो एज कम हुई है ना 21 से 18, वो 61st अमेंडमेंट में होता है 1988 में। बात करते हैं डीपीएसपीज जो है हमारे 35 to 51 आर्टिकल्स में दे रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नीचे मैं लिख देता हूँ डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये आर्टिकल 36 to 51 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, आर्टिकल 36 to 51 में डीपीएसपी मेंशन है हमारे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि हाँ बन गया 1950 को, ठीक है, कमेंस हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उस दिन से अब यही रहेगा फिक्स, ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, इतना फिक्स भी नहीं है कि हाँ ये फिक्स रह गया, इतना फ्लेक्सिबल नहीं कि हाँ इजी से बदल जाए। ठीक है, मतलब कि ना ही ये ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं कि आप रातों रात इसको चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, और इतना भी रिजिड नहीं है कि आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। तो एक बार ये नोट्स देख लीजिए अब, सैलेंट फीचर्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वर्ल्ड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ठीक है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है हमने यूएसए से लिया था। ठीक है, ये वर्ल्ड का लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने बताया था कि जिसके अंदर 25 पार्ट्स, 470 सब आर्टिकल्स मिलाकर 470 आर्टिकल्स एंड 12 स्केड्यूल्स हैं। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मैंने बताया था कि काफ़ी कंट्री से मिलकर लिया है हमने ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जैसे ब्रिटेन, आयरलैंड, वीमार, रसिया और फ्रांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बनाया है। ठीक है, और कैनेडियन, काफ़ी साउथ अफ्रीका, काफ़ी कंट्री से मिलकर हमने अपना बनाया है। सोर्सेज बताया कि काफ़ी कंट्रीज के सोर्सेज से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फेडरल सिस्टम जिसमें मैंने बताया कि डिवीज़न ऑफ पावर है, स्टेट के ओवर स्टेट और सेंटर को डिवाइड करता है। डिवीज़न ऑफ पावर सेंट्रल और स्टेट में भी करता है, और कैसे करता है, जो गवर्नमेंट है उसको भी डिवाइड करता है। ठीक है, डिवीज़न ऑफ पावर जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, ये हमने यूएसए से लिया था। अपने फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू और ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली थी? यूएसए से ली थी। फंडामेंटल राइट्स ये भी हमने कहाँ से लिया है कंसेप्ट? यूएसए से ही लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A में दे रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इंसान की जो राइट्स होते हैं उसके पैरेलल चलती है ड्यूटी। सपोज करो मेरा रास्ता है रोड पे चलने का, ठीक है, मेरा राइट है रोड पे चलने का, बट मेरी एक ड्यूटी बन जाती है कि हाँ मैं एक डिसेंट वे में रोड पे चलूँ, यूँ नहीं कि रोड पे भागूँ।
ठीक है, बीच रोड पे भागूँ जहाँ कार चलती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मेरी ड्यूटीज़ भी बन जाती हैं। बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कुछ इस तरह की ड्यूटीज़ हैं, जैसे आप पीस मेंटेन रखोगे, ठीक है। और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मैं बता देता हूँ। आप जिसको ब्रदरहुड भाईचारों को बना के रखोगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ोगे नहीं, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। सेकुलर स्टेट, हमारा सेकुलर स्टेट है, किसी भी एक रिलीजन को क्या है नहीं देता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। सब धर्म संपन्न, जिसे बोलते हैं सब धर्म संपन्न, सब इस देश में है, तो सब धर्म जो है सर्वोत्तम है, सब ऊपर है एक साथ, ठीक है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, मेजॉरिटी के हिसाब से या माइनॉरिटी के हिसाब से ऐसा कोई रोल नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान को देखोगे, जैसी वो डिवाइड हुआ, उसने क्या करा है, इस्लामिक कंट्री बना दी। हालांकि उसमें हिंदू भी काफ़ी गए थे, ठीक है। जो गए थे, अब आप रेशियो चेक कर लेना कितने रह गए, कितने मार दिए, कन्वर्ट हो गए। रोज़ ही वहाँ मंदिर टूटते हैं, रोज़ ही हिंदुओं को कन्वर्ट करा जाता है। आप रेशियो डेटा चेक करोगे तो आप खुद पता लगा लोगे। हालांकि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा इस वीडियो में। नेक्स्ट आती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें राइट टू वोट होता है। पहले हमारी जो राइट टू वोट था वो था 21 साल, अब उसको कम करके 18 कर दिया। 61st अमेंडमेंट लाया 1988 में, उस टाइम क्या करा, 21 एज को हटाकर 18 कर दिया। फिर बात करते हैं हम डीपीएसपीज की। डीपीएसपीज जो है 36 to 51 में दे रखे हैं आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें क्या है, डीपीएसपीज ये पॉलिसी बनाएंगे स्टेट के लिए, जैसे 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करना है। ये एक स्टेट के लिए पॉलिसी, स्टेट के लिए गाइडलाइन सेट कर दी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि आपको ये काम करना है, वेलफेयर के लिए काम करना है, पूरे दे रखे हैं डीपीएसपीज, ठीक है। आर्टिकल 36 to 51 में दे रखे हैं, जिसमें आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड तक भी आ जाता है, ठीक है। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लास्ट रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बताया कि हमारा जो फ्लेक्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको चेंज करा जा सकता है, ठीक है। और इतना रिजिड, इतना फिक्स भी नहीं है कि हाँ उसको चेंज नहीं करा जा सकता, ठीक है। कि रिजिड का मतलब है कि आप उसको एक फिक्स हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो फिक्स हो गया, उसके जो सोसाइटी को नीड हो उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो, आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि रात रात में फ्लेक्सिबल कर दिया आपने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबल की पावर है, ऐसा नहीं है। पूरी स्पेशल और सिंपल मेजॉरिटी के हिसाब से जो एक्ट बिल जाता है, फिर एक्ट पास होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के एक्शन मिलकर जब एक्ट बनता है, सब कुछ देखा जाता है, उसके हिसाब से ही आपको क्या है ये मिलते हैं। ये हमने कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में जाने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।